अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स मुस्लिम योद्धा जिसने मंगोलों को हराया। वह इस्लामी दुनिया के एक बहुत वीर और प्रसिद्ध सुल्तान थे। सुल्तान अल जाहिर रुकनुद्दीन बैबर्स। भाग 2। मलिका सजरतुदर जो अब मिस्र की शासिका थी, उसने मिस्र पर तकरीबन 80 दिन शासन किया होगा। इस दौरान उसने असामान्य मशवरा का विरोध किया। कारोबारी शासन को उसने बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुअत्सिम बिल्लाह ने औरत के शासन को पसंद न किया और मिस्र के सरदारों को पैगाम भिजवाया कि औरत के अलावा मिस्र का शासक किसी आदमी को बनाए। बगदाद के खलीफा की बात मानते हुए एक शख्स अल-मुल्कुल अशरफ को मिस्र का बादशाह बनाया गया और मिस्री सेना के सरदार मुइज़्ज़ुद्दीन को अल-मुल्कुल अशरफ का सलाहकार बनाया, ताकि सल्तनत का कारोबार आसान तरीके से चलाया जा सके। ये भी कहा जाता है कि मलिका सजरतुदर ने नए शासक अल-मुल्कुल अशरफ से शादी कर ली थी। सजरतुदर खुद एक गुलाम लड़की थी और अपनी खूबसूरती तथा अपनी पहचान से तरक्की करते करते वह मिस्र के सुल्तान अल-मुल्कु सालेह की पत्नी बन गई थी। उसका एक बेटा खलील नाम का था, जो दुर्भाग्य से 6 साल की उम्र में मर गया था। जिस समय अल-मुल्कुल अशरफ को बादशाह बनाया गया और मिस्र की सेना के सेनापति को सुल्तान का सलाहकार और मददगार नियुक्त किया गया, तब बैबर्स को सेना का सेनापति बना दिया गया था। जिन दिनों बैबर्स को मिस्र की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया, उन दिनों इस्लामी दुनिया की हालत बहुत बुरी थी। मंगोल, जो अपने आप को खुदा समझते थे, मुसलमानों के इलाकों पर आक्रमण करते हुए उन्होंने बुखारा, समरकंद, बर्खनेशापुर, हेरात और दूसरे कई शहरों और कस्बों को जलाकर राख कर दिया था। वहां के रहने वालों में अक्सर को उन्होंने बेदर्दी से मार दिया। इन मरने वालों में आदमी, बच्चे, बूढ़े, बीमार, मजबूर किसी को न छोड़ा। जो लोग किसी तरह मरने से बच गए, उनको गुलाम बना लिया गया। पहले चंगेज खान मुसलमानों के इलाकों पर हमला करता रहा। उसके बाद उसका पोता हलाकू खान इस्लामी दुनिया पर आक्रमण करने निकला और एक विशाल सेना के साथ इस्लामिक देशों पर खतरनाक हमलों की शुरुआत की। इसने अब्बासी खिलाफत को खत्म कर दिया। हलाकू ने बगदाद पर आक्रमण किया और बगदाद को बर्बाद कर दिया और अब्बासी खलीफा को उसने मार डाला। बगदाद शहर का तबाह होना और खलीफा को मार डालना कोई मामूली बात न थी। इससे इस्लामी दुनिया में कोहराम मच गया, क्योंकि अब्बासी खलीफा की कमजोरी के बावजूद उसे आध्यात्मिक तौर पर सारी इस्लामी दुनिया का खलीफा समझा जाता था और बड़े बड़े मुस्लिम शासक उसके आगे सिर झुकाते थे। उससे खिलत वह वस्त्र जो किसी राजा की ओर से सम्मान पूर्वक दिया जाता है और क्षेत्र पर अधिकार हासिल करना अपने लिए बहुत सम्मान की बात समझते थे। खलीफा को मारने और बगदाद को बर्बाद करने के बाद हलाकू की सेना इराक के दूसरे शहरों की तरफ बढ़ी। तबाही और बर्बादी, मारकाट और जहालत हर तरफ फैलाते चले गए। कुछ दिनों के अंदर उन्होंने अर्रेया, नसिबियन और हराम के खूबसूरत शहरों पर आक्रमण कर दिया और वहां के निवासियों को बहुत बुरी तरह से मार डाला। जिस समय हलाकू खान बगदाद, इराक के दूसरे शहरों को बर्बाद कर चुका, तब वह सीरिया देश में दाखिल हुआ। वहां भी भयानक तबाही मचाई। अब मंगोल इराक और सीरिया में दंदनाते घूम रहे थे और उनकी नजरें अब मिस्र पर जम गई थीं। इसलिए सीरिया को जीतने के बाद फिलिस्तीन से होते हुए वह मिस्र की तरफ जाना चाहते थे। मिस्र में उस समय सुल्तान नवयुवक था, इसलिए सारे सरदारों ने आपस में मशवरा किया कि जल्द ही मंगोल मिस्र पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए मिस्र का सुल्तान किसी अनुभवी व्यक्ति को बनाना चाहिए। अंत यह फैसला किया गया कि मुइज़्ज़ुद्दीन, जो उससे पहले नवयुवक सुल्तान का सलाहकार और मददगार था, उसे मिस्र का सुल्तान बना दिया गया और बैबर्स को मिस्र की सारी सेनाओं की टुकड़ियों का सेनापति बना दिया गया। मुइज़्ज़ुद्दीन मलिक मुज़फ्फर के नाम से मशहूर हुआ। दूसरी तरफ मंगोल इराक और सीरिया को तबाह करते हुए फिलिस्तीन में आ गए। फिलिस्तीन में अपने कदम जमाने के बाद उनकी नजरें मिस्र पर जम चुकी थी और वह हर सूरत में मिस्र पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए कि फिलिस्तीन और मिस्र के बीच सहरा ए सीना नाम का एक छोटा सा रेगिस्तान ही था।
मंगोलों को पूरा यकीन था कि वह इस सहरा ए सीना रेगिस्तान को पार करके मिस्र पर भी कब्जा कर लेंगे। वह ये भी सोच रहे थे कि मुसलमानों के बजाय अब नील नदी में हमारी नाव चला करेगी। मंगोलों के इस आक्रमण को रोकने के लिए अब मिस्र का नया सुल्तान मलिक मुजफ्फर और सेनापति बैबस दोनों मिलकर अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनको प्रशिक्षण देने का काम भी स्वयं करने लगे। आखिर फिलिस्तीन में कदम जमाने के बाद हलाकू ने मिस्र पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। उसने मिस्र के सुल्तान के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, यह उसका फरमान है जो सारी दुनिया का मालिक है। हमारी अधीनता स्वीकार कर लो तो तुम्हें अमन और चैन से जिंदा रहने दिया जाएगा। अगर तुमने यह बात न मानी तो फिर जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वह बहुत बुरा होगा। मंगोल आत्मा पर विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि दुनिया में सब कुछ आत्मा करती है। नेक और बुरी आत्मा इंसानों की जिंदगी पर बुरी तरह हावी हो जाती है। बुलंद और बाला आसमान की आत्मा उनके यहाँ सबसे बड़ी और ताकतवर समझी जाती थी, इसलिए मंगोल इसकी कसम खाया करते थे। हलाकू खान का ये पत्र लेकर उसके राजदूत मिस्र में दाखिल हुए। क्योंकि अभी तक किसी मुसलमान शासक ने उनकी अकड़ी हुई गर्दन में हाथ न डाला था, इसलिए वह बड़े अकड़ कर चल रहे थे। उनका तरीका इंतहाई दर्जे का बुरा था और जब उन्हें मिस्र के सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन के सामने पेश किया गया तो उन्होंने आदाब शाही का लिहाज करे बगैर हलाकू खान का पत्र मुइज़्ज़ुद्दीन के सामने फेंक दिया, जो मलिक मुजफ्फर के नाम था, जो मिस्र का सुल्तान था। इस मौके पर मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर की आंखें गुस्से से आग बरसा रही थीं, तब भी उसने गुस्सा नहीं दिखाया बल्कि सब्र करा। उस समय बैबस सेनापति की हैसियत से उसके करीब बैठा हुआ था। वह भी अपने गुस्से का इजहार करना चाहता था, लेकिन सब्र से काम ले गया। हलाकू का पत्र सुनकर मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने हलाकू खान के राजदूतों से कहा, हमने हलाकू खान का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए बेहतर यही है कि वह मिस्र को अपने हाल पर छोड़ दे, हमारे चैन व सुकून में दखल न दे। इस पर हलाकू खान के उन राजदूतों में से एक, जो उनका प्रमुख था, गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा वही हाल हो जो बगदाद के खलीफा का हो चुका है? अच्छी तरह समझ लो, हमारे आका की ताकत बहुत ज्यादा है और दुनिया की कोई ताकत उनसे टक्कर नहीं ले सकती। वह अच्छी तरह जानता है कि तुम जैसे नाफरमान शासक और उनकी आवाम से क्या आचरण करना चाहिए। मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने उन राजदूतों को बहुत समझाया कि वे अपनी आदत छोड़ दें, लेकिन उनका बात करने का तरीका बहुत बुरा होता चला गया कि जिसे सहन न किया जा सके। इस मौके पर मलिक मुजफ्फर ने अपने बहुत से सरदारों से मशवरा किया कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। ज्यादातर सरदारों की राय ये थी कि मंगोलों की अधीनता कबूल लेनी चाहिए, इसी में बेहतरी और भलाई है। अपने सरदारों के इन अल्फाज पर बैबस गुस्से से भड़क उठा और हलाकू खान के राजदूतों के सामने छाती तानने हुए और बुलंद हौसले से कहने लगा, मिस्र मुसलमानों की आखिरी उम्मीद है और इसकी हिफाजत के लिए हम सर से कफन बांध कर लड़ेंगे।